चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। सर हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्या उसे? हाँ, 5 मिनट में करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है। सबसे पहले हमने समझा था कि मैटर कहें किसे। तो आप सभी ने हमें बताया कि मैटर कहने के लिए दो कंडीशन होना ज़रूरी है। मैटर के लिए इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस, it should occupy space. For this we have studied that matter occupy space and have mass. ये दो कंडीशन हमने पढ़ी थी। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब है हैव वॉल्यूम, मतलब इसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसी को हम कहेंगे ना ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी थी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग हमने पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने? तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी पार्टिकल्स की। तो ये तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिख देता हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सर हमने 5 पढ़ी थी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर 5 पढ़ी थी, मैं लिखता हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये फर्स्ट हो गई। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। हाँ, स्पेस बिटवीन देम, उसको हम कह रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। सर तीसरा था पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग दैट दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। हाँ, So particles कंटिन्यूसली of matter मूविंग, attract each other. ये है काइनेटिक एनर्जी, हैव काइनेटिक एनर्जी। उसे मैं देखा नहीं, आप लिखिए सॉरी। ओके। और थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यस सर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other। व्हिच आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं इसे। यस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर मैं आपसे क्लास और के एंडिंग में आपसे फिजिक्स का डाउट पूछ सकता हूँ सर, इक्वेशन ऑफ मोशन हाँ से हाँ, रिलेटेड? ठीक है ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। यहाँ तक हमने पढ़ा था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मीन्स दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी विथ देम। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके पास कुछ इतना स्पेस होता है जिसे हम कह रहे हैं इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। जैसे ये पार्टिकल्स हैं हमारे पास, तो इनके बीच में गैप होता है, स्पेस होता है, एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल के बीच में गैप होता है, तो उसको हम कह रहे हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। फिर थर्ड हमने कहा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जिसको हम कह रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपस में ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, यही पढ़ा था ना, यस स्टेट्स ऑफ मैटर। यस सर। और नेक्स्ट पेज पे हमने सर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सर फिर डिफरेंशिएट किया था। हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास है, स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं हमारे सिलेबस में हैं। इसके बाद हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया था।
डिफ्रेंशिएट किया था, तो मैंने डिफ्रेंशिएट में एक साथ पॉइंट्स लिखे हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको दोबारा एक बार रिपीट करा देता हूँ। इस तरफ मैं लिखूँगा प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फिर यहाँ लिखूँगा सॉलिड के बारे में, फिर यहाँ लिखूँगा लिक्विड के बारे में, और लास्ट में गैस के बारे में। इस तरफ मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़, फिर यहाँ मैं सॉलिड, इधर लिक्विड, और यहाँ पे गैसेस। सो पहली प्रॉपर्टीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, शेप एंड वॉल्यूम। हाँ पहली प्रॉपर्टी शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा शेप एंड वॉल्यूम में क्या होता है, सर डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम। डेफिनेट का मतलब क्या है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम का तो मतलब क्या है? फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। यस सर। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम का मतलब ये है कि इनका शेप और वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है, वो चेंज नहीं होता, चाहे कोई टेम्परेचर आए या कुछ प्रेशर आए, इनका शेप और वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। और लिक्विड के केस में अगर कहें लिक्विड, इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ इनडेफिनेट शेप, सर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बिकॉज दे टेक द शेप ऑफ इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम। और सर गैसेस का तो दोनों ही इनडेफिनेट शेप और दोनों ही हाँ लगभग तो गैसेस में, indefinite। गैसेस में हम लिखेंगे इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। indefinite shape and volume। सेकंड लिख रहा हूं सेकंड लिख रहा हूं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो यहाँ पर क्या लिखूं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में यहाँ पर क्या लिखूं, हाई, मॉडरेट, हायर, यहाँ पर आएगा लो, लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और वेरी tidy intermolecular space, then liquid have moderate intermolecular space, gases have higher molecular intermolecular space। थर्ड लिखते हैं रिजिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी? रिजिडिटी किसे कहते हैं, रिजिडिटी किसे कहते हैं? रिजिडिटी का मतलब है हार्डनेस, और हार्डनेस के हिसाब से सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, लिक्विड रिजिड नहीं होते, और गैसेस भी रिजिड नहीं होते। ओके, फिर फोर्थ है फ्लूइडिटी। यस व्हाट डू मीन बाय फ्लूइडिटी? सर, ability to move freely or ability to flow। कैन फ्लो, फ्लो कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं, तो सॉलिड तो नहीं होते फ्लो, सॉलिड नहीं होते फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, और गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूइडिटी के बाद कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में क्या लिखूं, सॉलिड का क्या लिखूं कंप्रेसिबिलिटी? तो सॉलिड में बहुत कम होती है कंप्रेसिबिलिटी, जबकि लिक्विड और गैसेस में ज्यादा होती है।
कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में होती ही नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शंस है कि हाँ स्पॉन्ज को कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, बट कंप्रेसिबिलिटी इसमें होती ही नहीं है, ठीक है। और अ बिट कंप्रेसिबल इन लिक्विड, अ बिट कंप्रेसिबल, अ बिट कंप्रेसिबल, यहाँ पे कंप्रेसिबल हैं बट इतने नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस हमारे पास फ्री रह जाए अगर हम कंप्रेस करें तो। फिर यहाँ पर है हाईली कंप्रेसिबल, ओके। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या कहोगे आप? सिक्स, सर सॉलिड्स में नहीं होती क्योंकि वो मूव नहीं करते, हाँ। लिक्विड्स में मॉडरेट होते हैं और गैसेस में हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस और नेग्लिजिबल कह सकते हैं ना सॉलिड में, वेरी लेस और नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। और लिक्विड में, लिक्विड में हाई एज कंपेयर टू सॉलिड, हाई एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और गैसेस में वेरी हाई, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, लास्ट पॉइंट है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आजकल, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से सॉलिड का वेरी हाई डेंसिटी होता है, सॉलिड का वेरी हाई, लिक्विड का लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, कंपेयर टू सॉलिड्स। और गैसेस का वेरी लो। तो ये 7 पॉइंट्स जो हैं वो हैं आपके 7 पॉइंट्स जो हैं, ये 7 पॉइंट्स के बेस पे आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी। आपसे कहा जाएगा कि एल्मिरा में ऐसा क्या है जो अपना शेप मेंटेन करके रखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? एल्मिरा जो है घर में, उसमें उसका शेप मेंटेन रहता है, वो उस तो ऐसा क्या है उसके पास जो उसका शेप मेंटेन रहता है? क्यों है उसका शेप मेंटेन? क्या क्या लिखेंगे आप इसमें से? इसी पॉइंट्स के बेस पे आपको आंसर देना होगा, क्योंकि वहाँ पे कीवर्ड्स हम देख रहे हैं एग्ज़ाम में, कीवर्ड्स देख रहे हैं एग्ज़ाम में हम। यस। क्या क्या लिखेंगे आप? एल्मिरा अपने शेप नहीं चेंज कर रहा भाई, वैसे का वैसे ही खड़ा रहता है एल्मिरा। क्या लिखेंगे आप? क्योंकि एल्मिरा जो है वो एक सॉलिड है जिसका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और इस कारण से वो चेंज नहीं हो रहा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा। सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा, जैसा है वैसे ही है, और उस अवस्था में वो सॉलिड है, तो उसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है, इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा। पूछा जाएगा कि गैसेज मेक प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इन विच इट हेल्ड, तो क्या लिखेंगे आप? गैसेज मेक प्रेशर, The particles of matter of gases contain have high kinetic energy and move randomly and freely, thus sometimes hit each other and the containers, thus exerting pressure on the walls of. हाँ, अब समझ में आया ना? इसी काइनेटिक एनर्जी के बेस पे आपने लिखा कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, इस कारण से वो वॉल पे प्रेशर बना के रखते हैं, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि सॉलिड जो है, उस कोई सॉलिड चीज़ है उसके अंदर हम हाथ रोटेट नहीं कर पा रहे, लेकिन लिक्विड में हाथ डाल के हम रोटेट कर पा रहे हैं, गैसेस में हाथ डाल के हम रोटेट कर पा रहे हैं, सॉलिड में क्यों नहीं कर पा रहे? ये पूछा जाएगा। तो आप किस प्रॉपर्टी के बेस पे कहेंगे कि हाँ सॉलिड में इस प्रॉपर्टी के कारण से, क्योंकि सॉलिड की ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के कारण से हम नहीं कर पा रहे ऐसा, ये चीज़ पूछा जाएगा वहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे बेसिकली?
फाइनली कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसके अंदर हम हाथ डाल कर रोटेट करना चाहते हैं, लेकिन हम रोटेट नहीं कर पा रहे, हाथ ही नहीं जा रहा और रोटेट भी नहीं कर पा रहे। लेकिन लिक्विड है या फिर गैस है, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस में लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो फिर पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, इसलिए हम अपना हाथ डाल पाते हैं, जबकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नहीं होती, तो हम उसमें अपना हाथ भी नहीं डाल पाते। हाँ, तो इसमें आप सेकंड पॉइंट इंटरमोलिकुलर स्पेस का आंसर करेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस के वजह से और अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के वजह से, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के वजह से, यही दो लिखेंगे ना आप इसमें। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए और आंसर इस तरीके से करना होगा, इसलिए मैंने ये दोबारा से रिवाइज कराया है। ओके, सभी को ध्यान आ रहा है, ये पॉइंट्स ऐसे याद रखें। क्रॉस कहाँ कहाँ पे है, फ्लूइडिटी और कंप्रेसिबिलिटी में क्रॉस लगा रखा है, हमें याद नहीं रहता, फिर हम कहते हैं कि सॉलिड्स आर लिटिल कंप्रेसिबल। सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं है, सॉलिड के जैसे हम टेबल है, इसको हम प्रेस करते हैं, तो टेबल का प्रेस करने पे क्या होता है, उसका शेप जो है उसमें लचक आती है थोड़ा सा, यही तो कहोगे आप, लचक आती है, बट आप हटोगे तो वैसे का वैसे शेप आ जाएगा, है ना। तो कंप्रेसिबल का मतलब क्या है कि वो कंप्रेस हो गया, अपने शेप से बिल्कुल चेंज हो गया बिल्कुल, तो ऐसा कंप्रेसिबल नहीं है ना वो। कंप्रेसिबल और फ्लूइडिटी में चेंज आता है, फ्लूइडिटी में फ़्लो कर सकता है वो, लेकिन सॉलिड कभी फ़्लो नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होता है, इसलिए वो एक दूसरे से बिल्कुल रिजिड रहते हैं और मूव नहीं करते। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, अगला टॉपिक। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, Yes, matter can change it. मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट बाय अप्लाइंग टेम्परेचर और प्रेशर एट अप्रोप्रिएट लेवल, एट अप्रोप्रिएट लेवल। अगर हम ऐसा करें तो इट कैन चेंज देयर स्टेट, कैन मैटर चेंज देयर स्टेट, तो आप कहेंगे यस, क्यों नहीं कर सकते सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगा कि हमारे पास सॉलिड है और लिक्विड है और गैस है, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना है, तो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना है तो हमें सॉलिड को हीट करना होगा। ओके, लिक्विड से गैस की तरफ जाना है तो भी हमें हीट करना होगा। लेकिन अगर हमें गैसेस से लिक्विड की तरफ जाना है तो अब हम इसे करेंगे कूल, अब हम इसे तो करेंगे कूल। कंडेंसेशन। हाँ, कूल। सर हम इसका एक ट्रायंगल बना के भी बना सकते हैं हाँ इस हाँ, तरीके बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसे ही बनाऊंगा मैं, और यहाँ पर भी मैं कहूँगा कूल। से। यस सर। सर फिर सॉलिड टू गैसियस ठीक है, स्टेट। फिर अब ये तो हमारा बेसिक हो गया है, तो पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जो है ना, अब नाइन्थ क्लास का है कि यहाँ पर आपने लिखा सॉलिड, ओके, देन यहाँ लिखा आपने लिक्विड, और यहाँ पे लिखा आपने गैसेस। यस। अब क्या करना है, सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सॉलिड से अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो सर हीट, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और गैस से बॉइलिंग, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। गैस टू सॉलिड सब्लिम हाँ, डेपोजिशन। गैस से सॉलिड। ठीक है, अगर मैं सर सॉलिड से एक सर सेकंड सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इनके अलग अलग मायने हैं और अलग अलग इनका मतलब भी है। जैसे जैसे मैं कहूँ कि मैं चेंज कर रहा हूँ सॉलिड से लिक्विड में,
अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहा हूँ, मान लीजिए कि सॉलिड चीज़ है उससे मैं लिक्विड में चेंज कर रहा हूँ, तो इसको मैं कहूँगा फ्यूज़न, इसको मैं कहूँगा फ्यूज़न। फ्यूज़न। अगर लिक्विड से सॉलिड में कर रहा हूँ, लिक्विड से सॉलिड में कर रहा हूँ, तो इसको कहूँगा सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, ये नाम हमने पहले शायद कम सुने हैं, अब हमें काम आएंगे। लिक्विड से अगर गैसेस में चेंज कर रहा हूँ, लिक्विड से अगर गैसेस में चेंज कर रहा हूँ, तो इसे मैं कहूँगा वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। वेपर बनाना, वेपोराइजेशन। और अगर गैस से लिक्विड में चेंज कर रहा हूँ, गैस से लिक्विड में चेंज कर रहा हूँ, गैस से लिक्विड में चेंज कर रहा हूँ, तो इसको मैं कहूँगा कंडेंसेशन। 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 और अगर गैस से सॉलिड में चेंज कर रहा हूँ, तो इसको कहूँगा सब्लिमेशन। इसको कहूँगा सब्लिमेशन। और सेम ऐसे ही सॉलिड से गैस में चेंज कर रहा हूँ, सॉलिड से गैस में चेंज कर रहा हूँ, तो भी मैं कहूँगा सब्लिमेशन। ठीक है। तो हमें हमें क्या याद करना है? हमें याद करना है कि फ्यूज़न में क्या हो रहा है, फ्यूज़न के बाद सॉलिडिफिकेशन में क्या हो रहा है। सर बट गैसेस टू सॉलिड से डेपोजिशन नहीं होता? गैसेस टू सॉलिड जो मेन है वो सब्लिमेशन है। गैसेस टू सॉलिड जो मेन है वो सब्लिमेशन है, उसको हम कई बार डिपोजिशन कह देते हैं, बट डिपोजिशन कोई ऐसा अच्छा सर, हमारी मैम तो हमें कह रही थी कि सब्लिमेशन एग्जाम में मत लिखना, गलत हो जाएगा। मैं आई वॉन्ट एक्सेप्ट, इसलिए मैंने बोला। एनसीईआरटी में सब्लिमेशन लिखा है, तो गलत कैसे होगा? एनसीईआरटी में डेपोजिशन लिखा है। एनसीईआरटी में डेपोजिशन लिखा है। यस सर, Yes. सर ट्रायंगल के अंदर सर डेपोजिशन ही लिखा है। व्हाट इज सब्लिमेशन करके एग्जाम में आता है। कोई नहीं, आप मैं एक बार और देखूंगा कि सब्लिमेशन लिखा है या डेपोजिशन लिखा है। सर हमारे में सर सब्लिमेशन की डेफिनेशन में यही है कि डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, और सर डेपोजिशन की अलग से डेफिनेशन दे रखी है। सॉलिड टू गैस की डायरेक्ट कन्वर्जन हो रही है तो उसको हम कह रहे हैं सब्लिमेशन। ठीक, लेकिन गैस से सॉलिड हो रही है तो उसे हम कह रहे हैं डेपोजिशन। यही कह रहे हो ना आप? यस सर। हाँ। सब्लिमेशन विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड होता है, बट आपके यहाँ बता रहे हैं, मैं लिख देता हूँ डिपोजिशन, है ना? यस सर। तो हमें हमें जो याद करना है, हमें जो याद करना है वो इनके नेम्स याद करने हैं कि ये क्या क्या हैं और किस तरीके से हैं। जैसे फ्यूज़न हो गया, इसका विपरीत होता है सॉलिडिफिकेशन, इसका अपोजिट होता है सॉलिडिफिकेशन। तीसरा वेपोराइजेशन हो गया, तो इसका चौथा विपरीत होता है कंडेंसेशन। पांचवा ये आपका सब्लिमेशन हो गया, तो इसका विपरीत होता है डिपोजिशन, है ना? 6। अब मैंने पूछा कि व्हाट इज़ फ्यूज़न, फ्यूज़न किसे कहें? आप बताओ व्हाट इज़ फ्यूज़न, फ्यूज़न किसे कहें? फ्यूज़न किसे कहें, बताइए। Or conversion of solid into liquid. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसे फ्यूज़न कहें। हाँ सही है, बट प्रॉपर नहीं है, पूरा नहीं हो रहा ये। The change of matter from its solid state to its liquid state is known as fusion. हाँ, मैं लिख रहा हूँ द प्रोसेस बाय विच सॉलिड्स गेट्स कन्वर्टेड, प्रोसेस बाय विच solids get converted, solids get converted, यही आप सेम बोल रहे हो, solids get converted to liquid, यहाँ तक आपने सेम बोला। अब इसके आगे है at certain temperature, कुछ टेम्परेचर होगा ना जहाँ पे चेंज कर रहे हैं, at certain temperature is called fusion। इज कॉल्ड फ्यूज़न, ये फ्यूज़न का हो गया। सेम ऐसे ही अगर मैं सॉलिडिफिकेशन की कहूँ, सॉलिडिफिकेशन की कहूँ, तो कहाँ पे चेंज होगा? सॉलिडिफिकेशन में क्या होगा? लिक्विड की जगह पे हो जाएगा सॉलिड, और सॉलिड की जगह पे हो जाएगा लिक्विड, तभी तो होगा सॉलिडिफिकेशन। द प्रोसेस बाय विच
liquid gets converted to solid at certain temperature is called solidification. Do you get my thing or not? सेम चीज़ है बट यहाँ पर चेंज हो जाएगा. फ्यूज़न के केस में हमने लिखा है सॉलिड से लिक्विड, सॉलिडिफिकेशन में क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड. और सर्टेन टेम्परेचर क्यों लिखा है, सर्टेन टेम्परेचर क्यों लिखा है हमने, सर्टेन टेम्परेचर इसलिए लिखा है क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो सॉलिड से लिक्विड 45 डिग्री सेल्सियस पे हो रही हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो सॉलिड से लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही हैं. तो हर एक सब्सटेंस का अलग अलग है, इसलिए हम लिखा है सर्टेन टेम्परेचर. मीन्स वेरिएबल सब्सटेंसेस कैरी वेरिएबल टेम्परेचर टू चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. और सेम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में भी हम सर्टेन टेम्परेचर लिखेंगे क्योंकि एक जनरल है ना, फ्यूज़न का जनरल डेफिनेशन है ना ये. हम फ्यूज़न ऑफ आइस या फ्यूज़न ऑफ कोई आइसक्रीम ऐसा कुछ मतलब किसी सब्सटेंस के साथ बांध नहीं रहे, इसलिए हम लिखना है सर्टेन टेम्परेचर. तो ये फ्यूज़न का, सॉलिडिफिकेशन का, वेपराइजेशन का, कंडेंसेशन का, सब्लिमेशन और डेपोजिशन, इन सब का इस तरीके से रिलेट होगा, इसी डेफिनेशन में आ जाएगा, इसी डेफिनेशन में आ जाएगा. मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे कंडेंसेशन की डेफिनेशन बता दो, वेपराइजेशन की डेफिनेशन बता दो या कंडेंसेशन की डेफिनेशन बता दो, तो आप क्या लिखेंगे, कंडेंसेशन की डेफिनेशन बताएंगे तो क्या लिखेंगे. So condensation is the process by which gases get converted to liquid at certain temperature. Process by which gases Get converted to liquid. Gases get convert to liquid at certain temperature. Liquid at certain temperature. Yes. तो ये आपका हो जाएगा इज कॉल्ड कंडेंसेशन. कंडेंसेशन कहाँ पे होता है, आपने कोई एग्जांपल बता देंगे मुझे. और कंडेंसेशन होता है सर जब भी हम फ्रिज से ठंडा पानी निकालते हैं तो सर कंडेंसेशन फ्रिज से ठंडा पानी हम निकालते हैं तो ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. तो वाटर ड्रॉपलेट्स, वो वाटर कहाँ का आता है, फ्रिज का पानी वाला ड्रॉपलेट बाहर आता है या फिर सराउंडिंग वाला ड्रॉपलेट उसके ऊपर आता है. सराउंडिंग ड्रॉपलेट्स जो होते हैं सर वो उस पर कंडेंस कर जाते हैं. कंडेंसेशन के मेन कारण के कंडेंसेशन के वजह से क्या बनता है, क्लाउड फॉर्मेशन. यस. हाँ, क्लाउड फॉर्मेशन कंडेंसेशन के वजह से होता है. ठीक है. टाइनी डस्ट पार्टिकल हैं, इसके आसपास वेपर पहले इकट्ठा होता है, फिर कंडेंस होता है तो वो एक ड्रॉप बन जाता है, वाटर ड्रॉप बन जाता है, और फिर वो नीचे आता है, वेट होने के कारण से बारिश होती है. तो इस तरीके से ये ट्राइंगल आपने पूरी कर ली, आपको याद हो गया. सब्लिमेशन का एक एग्जांपल बताइए. सब्लिमेशन, नैप्थलीन बॉल. हाँ, नैप्थलीन बॉल. फिर या फिर ड्राई आइस भी हो सकता है. हाँ, ड्राई आइस भी हो सकता है और कैम्फर भी हो सकता है. कैम्फर, यस. तो कैम्फर को जब बर्न करते हैं या फिर हम उसको एयर में रख देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिड्यू वगैरह कुछ नहीं बचेगा उसमें, है ना. ये याद रहेगा. ये ट्राइंगल के नेम पे ये जो 1 2 3 4 लिख रखा है ना, ये 1 2 3 4 आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे सकते हैं और कहेंगे कि इसको बताओ कि ये क्या है. यहाँ पर बच्चे जो भूलते हैं वो यहाँ ये भूलते हैं कि सॉलिडिफिकेशन कहाँ लिखा है, ये भूल जाते हैं. सॉलिडिफिकेशन में दिक्कत होती है कि लिक्विड से सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड है. सॉलिडिफिकेशन में भूलते हैं, कंडेंसेशन में भूलते हैं. ये सॉलिडिफिकेशन और कंडेंसेशन वाला पॉइंट आपको ज़्यादा याद करके रखना है. इसी में ज़्यादा बच्चे भूलते हैं. मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं भूलेंगे, आप तो अच्छी तैयारी करते हैं. ठीक है. इसके बाद है सब्लिमेशन का एक आपके बुक में दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है. सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल दे रखा है. उन्होंने एक बीकर लिया इस तरीके से, एक बर्नर है, बर्नर, ये वायर मैश है और इसके नीचे हमने बर्नर लगा रखा है. ये ट्राइपॉड स्टैंड, और इसके ऊपर हमने
चाइना डिश में एक बीकर उल्टा करके रख रखा है, ऐसे करके, ऐसे करके। ओके, इस चाइना डिश में हमने ले रखा है, इस चाइना डिश में हमने ले रखा है NH4Cl, अमोनियम NH4Cl, क्लोराइड। हाँ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर लगा रखा है ऐसे करके कॉटन प्लग, कॉटन प्लग लगा रखा है। ये आपका इन्वर्टेड फनल है, इन्वर्टेड फनल है, इन्वर्टेड फनल है। ये बर्नर है। जब हम इसको हीट करेंगे, बर्नर ऑन करेंगे, तो क्या होगा, NH4Cl जो यानी अमोनियम क्लोराइड जो है, ये क्या होगा अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या होगा? सर अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट होगा। हाँ, गैसेस में कन्वर्ट होगा। गैस में कन्वर्ट होने के बाद इधर तो ये गैसेस में कन्वर्ट होगा, फिर ऊपर यहाँ जाकर ऐसे स्टिक हो जाएगा। सर डेपोजिशन हो जाएगी। हाँ, क्यों होगी डेपोजिशन यहाँ पर? क्योंकि बाहर तो निकल नहीं पा रहा, और ऊपर जो ये जो इन्वर्टेड फनल है, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो कूल होगा एज कम्पेयर टू नीचे चाइना डिस्क के कनेक्टेड वाला एरिया। तो वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे सॉलिडिफाइड NH4Cl, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। तो ये सब्लिमेशन का एक एक्टिविटी है आपकी बुक में। इस एक्टिविटी में एक और चीज़ अगर मैं ऐड करूँ आपसे, वहाँ दे रखा है हमारे पास सैंड है, कैम्फर है, बहुत बार आता है पेपर में, सैंड है, कैम्फर है, सॉल्ट है, सैंड है, कैम्फर है, सॉल्ट है। ये तीनों मिक्स हैं आपके पास। तो इन तीनों को आप अलग अलग कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, ये बहुत बार आता है पेपर में। अलग अलग कैसे करेंगे, फर्स्ट टाइम कौन निकल के आएगा, सेकंड टाइम कौन निकल के आएगा, थर्ड टाइम फाइनली कौन निकल के आएगा, ये चीज़ पूछी जाती है एग्ज़ाम में भी, और ये आता है पेपर में। सर सैंड, कैम्फर और सॉल्ट होगा तो सर सबसे पहले तो हम कैम्फर को निकाल देंगे सर। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हीट करेंगे। यस सर, तो फिर हीट करेंगे कैम्फर, तो कैम्फर बाहर निकल जाएगा हीट की फॉर्म में, जिसे हम कंडेंस करके अलग निकाल लेंगे, है ना। यस पहले हम हीट करेंगे, कैम्फर बाहर निकलेगा, उससे हम कंडेंस करेंगे, और फिर हम उस कैम्फर को अलग निकाल लेंगे। पहली चीज़ ये हो गई। फिर आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे बताओ? फिर उसे हम पानी में डिसॉल्व करेंगे सर, सॉल्ट कर जाएगा, सैंड नहीं करेगा, हम उसे फिल्टर करेंगे तो फिर सैंड अलग हो जाएगा। डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर करने के बाद क्या होगा? सर सैंड डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट नहीं होगा। हाँ, डिसॉल्व इन वाटर, और उसके बाद फिल्टर करेंगे। यस सर, तो सैंड अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा और सॉल्ट अलग हो जाएगा। तो सैंड अलग और सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। फिर इवेपोरेट। हाँ, सैंड अलग हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन अलग हो जाएगा। चलो, अब सैंड को भी हमने अलग निकाल लिया, सैंड भी अलग आ गया और कैम्फर भी अलग आ गया। अब सॉल्ट सॉल्यूशन को कैसे करेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन तो हमारे पास रह गया ना, सॉल्ट सॉल्यूशन को कैसे करेंगे? ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसको कैसे करेंगे? सर इवेपोरेशन। इसको हम धूप में रख देंगे बीकर के साथ, एवापोरेशन के टेक्निक से इसे हम अलग कर लेंगे। तो इसके स्टेप्स हैं, और कई बार इन स्टेप्स में आपस में आपको जंबल कर देते हैं और दिक्कत पैदा करके आपको कहते हैं कि रहने दीजिए, ये इसका आंसर नहीं है, ये है। तो कई बार आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, MCQ भी आएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब SSN रीजन बेस्ड भी आएगा। मैंने सर्कुलर देख लिया 10th क्लास का, वो तो 10th क्लास के बेस पे ही 9th क्लास का बनता है ना। 9th और 10th का एक साथ, 11th और 12th का एक साथ चलता है। ठीक, तो ये याद रहेगा ना हमें, ये याद रहेगा। यस सर। आप सभी को समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आया तो आप वहीं पूछना मेरे से, ठीक है। यस सर। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस?
हाउ कैन यू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस? एटमॉस्फेरिक गैसेस को आप कैसे लिक्विफाई कर सकते हो? तो प्रेशर और हीट अप्लाई करके। हम यहाँ पे दो कंडीशन में इसको कर सकते हैं। एक तो हायर प्रेशर, हायर प्रेशर, लोअर टेम्परेचर। हायर प्रेशर, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे 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 एटमॉस्फेरिक गैस जो है वो लिक्विफाई होने लग जाएंगी। और दूसरा है लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर। अगर ये दो चीज़ें हम करेंगे एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ तो फिर ये लिक्विफाई होने लग जाएंगी, यानी गैस से कन्वर्ट होने लग जाएंगी लिक्विड में। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा था आपका। नेक्स्ट है टेम्परेचर और प्रेशर का क्या मतलब होता है? सर इफेक्ट ये ऑफ, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था सर, ये मेरे पेपर में भी आया था ये वाला, सर, 2 मार्कर। हाउ यस कैन सर। यू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस? तो सर इसके अंदर ऐसे सर 2 पॉइंट्स, मतलब सर आप मेरे को एक आइडिया दे सकते हो सर सेंटेंसेस क्या लिखने होते हैं सर, अगर क्योंकि ये मतलब वापस से आ जाए मेरे पेपर में तो मैं आपने क्या लिखा? आपने क्या लिखा? सर मैंने ये 2 पॉइंट्स लिखे थे क्योंकि ये क्लास में डिस्कस हुआ था। हाँ, यही दो पॉइंट्स, बाय अप्लाइंग हायर प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर। सर और कुछ तो नहीं लिखना होता ना सर 2 मार्क्स में, मतलब अगर और कुछ, इतना ही पूछेंगे ना? हाँ, इतना ही पूछेंगे। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी स्टेट्स ऑफ मैटर पे तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं? बताओ क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर के केस में क्या होगा। टेम्परेचर के केस में क्या होगा, टेम्परेचर के केस में क्या होगा? अगर मैं टेम्परेचर किसी का बढ़ाता हूँ या फिर घटाता हूँ तो क्या होगा टेम्परेचर? अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सर मैटर का शेप चेंज कर सकते हैं। मैटर का शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्यों क्यों चेंज होगा उसका शेप? सर क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हाँ, होती है। तो और इसका मतलब ये है कि जैसे ही टेम्परेचर में मैं फ़र्क डालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल में चेंज आएगा ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल में चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ चेंज में? जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं। अब जैसे ही इनको हीट मिलेगी, तो हीट मिलने के साथ साथ इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेटिंग वीक। और फिर क्या होगा? ये रैंडम मोशन में आ जाएंगे। ये पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडम मोशन में आ जाएंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ऐसे घूमने लग जाएंगे। मीन्स इनमें कॉलिजन होने लग जाएगा, आपस में टकराव होने लग जाएगा। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी अपने आप ही पार्टिकल्स के बीच की सर तो बढ़ हम लोग जाएगी। ये बोल सकते हैं ना कि सर जैसे ही पार्टिकल्स के पास सर हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो इट विल हेल्प देम टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ऑफ अट्रैक्शन। और रैंडम मोशन में आ जाएंगे। ओके, सेकंड और क्या होगा? टेम्परेचर में आ गया। दूसरा और क्या होगा? दूसरा मैं बताऊं आपको, दूसरा डिफ्यूज़न में स्पीड बढ़ जाएगी। डिफ्यूज़न जानते हो किसे कहते हैं? डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज़न sir. मीन्स
Sir, the transfer of liquid molecules to higher concentration to lower concentration. टू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट स्पेंड ऑफ एनर्जी। Yes, तो sir. मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स और काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ। सर तो इसी से रिलेटेड सर मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि सर जब विंडी होता है तो सर कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं, तो मैंने उसके लिखा था सर दैट इफ इट्स विंडी देन द वाटर मॉलिक्यूल्स डोंट स्टे नियर द सराउंडिंग, दे डिफ्यूज फास्ट। तो सर ये उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हुआ ना? एवोपरेशन से है रिलेटेड, सर इवोपरेशन से रिलेटेड है, बट कैसे इवोपरेशन हमारे में भी ये पास आएगा, इवोपरेशन से रिलेटेड है वो, बट इवोपरेशन में भी ये पार्ट है डिफ्यूजन का कुछ पार्ट। तो डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स और काइंड ऑफ पार्टिकल। हमने यहाँ पर ये ऐड किया है कि हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करेंगे। और कौन सा पार्टिकल मूव करेगा हायर टू लोअर? जो मूव कर सके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या कोई मेम्ब्रेन से। हर पार्टिकल मूव नहीं करेगा, जो मूव कर पाएगा उस पर्टिकुलर गेट से, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर्स हैं वो ही मूव करेगा हायर टू लोअर। ऐसा नहीं है कि कोई और पार्टिकल ज़्यादा उधर रखा है तो वो मूव करने लग जाएगा, ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ पर गलती यहाँ पर बच्चों की यही होती है, यहाँ पर बच्चों की गलती यही होती है टेम्परेचर वाले केस में। ठीक है, अब जैसे जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया आपको कि हमने परफ्यूम की बोतल ओपन करी, ठीक है, और परफ्यूम की बोतल ओपन करी कोल्ड सीजन में, ठंडी में और हॉट वेदर में। किस में ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़न होगा बताओ आप? कोल्ड में डिफ्यूज़न का रेट कम हो जाता है और हॉट वेदर में डिफ्यूज़न का रेट अधिक होता है, क्योंकि रैंडम मोशन आएगा पार्टिकल्स के बीच में। टेम्परेचर बढ़ते ही रैंडम मोशन आएगा और वो फिर जल्दी से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में फैल जाएंगे, जल्दी से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में फैल जाएंगे। ठीक है, एक और भी ले सकते हैं, एक और भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बीकर में ठंडा पानी लिया है, कोल्ड वाटर ठंडा पानी लिया है, और दूसरे बीकर में उतना ही बड़ा बीकर है, बस पानी अब जो है ना यहाँ पर हॉट वाटर ले लिया, गर्म पानी ले लिया, और इन दोनों के बीच में आइस क्यूब डाली सेम साइज की। अब बताइए आइस क्यूब कब कन्वर्ट होगी वाटर में, कब होगी, किस में ज़्यादा जल्दी होगी, किस में कब होगी बताइए? जाहिर सी बात है कि सर कोल्ड वाटर में आप डालेंगे तो ये आइस क्यूब जो है वो टाइम लेगी, आइस क्यूब लेगी टाइम। और अगर हॉट वाटर में डालेंगे, क्योंकि गर्म पानी है, टेम्परेचर अधिक है, तो डिफ्यूज़न भी इसका बढ़ जाएगा, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में जल्दी से मिक्सअप हो जाएगा, जल्दी से मिल जाएगा, है ना। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स आसानी से होंगे। तो टेम्परेचर के बेस पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है और दूसरा डिफ्यूज़न रेट में चेंज आता है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में बढ़ जाती है, आपस में उनके स्पेसेस जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है, इस कारण से मूवमेंट में आ जाता है, रैंडम मोशन में आ जाते हैं। और डिफ्यूज़न में भी इस रैंडम मोशन के कारण से जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पार्टिकल जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो डिफ्यूज़न रेट भी बढ़ जाता है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? यस सर। Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, और बहुत अच्छी चीज़ है, बार बार एग्ज़ाम्स में पूछी भी जाती है, और हम लोग जो है वो सोचते रहते हैं कि क्या होगा, इसका कैसे होगा। इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हो कि सर इवेपोरेशन? मैं अभी लेटेंट हीट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ओके सर। हाँ, अब मुझे ये समझाना है कि लेटेंट हीट कहें किसे कहूँ मैं लेटेंट हीट? ये जो लेटेंट है इसका मतलब, एक्चुअल मतलब है क्या? मैं किसे कह रहा हूँ लेटेंट हीट?
लेटेंट का मतलब होता क्या है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन, छुपी हुई हीट, छुपी हुई हीट। जैसे मैंने एक बीकर में, मैंने यहाँ बीकर में वाटर ले रखा, वाटर, ठीक है, इसमें मैंने आइस क्यूब डाल दिया, या मैं इसको इस बीकर में मैंने आइस क्यूब ही ले रखा है, सिर्फ आइस क्यूब ही ले रखा है, ठीक है, आइस क्यूब भी ले रखा और थर्मामीटर भी यहाँ लगा दिया मैंने। मैं थर्मामीटर की रीडिंग देख रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस होगी इसकी थर्मामीटर की रीडिंग। फिर मैं थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ कि ये 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ही है, और आइस जो है रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, और आइस धीरे धीरे वाटर में यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है इसका। मैं थोड़ी देर बाद और आया, फिर देखा, तभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही था, 0 डिग्री सेल्सियस ही था, टेम्परेचर इसका बढ़ नहीं रहा, लेकिन ये आइस जो है वो धीरे धीरे, आइस जो है वो स्लोली स्लोली वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अभी पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। मैं यहाँ आया तब भी पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ था, यहाँ आया तब भी पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ था, यहाँ आया तब भी पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ था, और टेम्परेचर का रीडिंग यही 0 डिग्री सेल्सियस ही तीनों केस में रहा। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ये आइस पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा पानी में कन्वर्ट हो गया। जब पानी में कन्वर्ट हो गया तब इसका टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने लगा, ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। जब तक उसमें एक ड्रॉप आइस था तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही था, लेकिन जैसे जैसे वो आइस कम्प्लीटली पानी बन गया, उस पानी बनने के बाद उसका टेम्परेचर थर्मोमीटर रीडिंग में बढ़ना दिखने लग गया, मतलब बढ़ने लग गया। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि जो मैंने रूम टेम्परेचर से हीट देने की कोशिश करी इस बीकर में, अब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहा, उसके बाद ये 1 2 3 करके बढ़ा, तो यहाँ तक क्यों नहीं बढ़ पाया? कहाँ गई वो हीट? यहाँ तक क्यों नहीं बढ़ पाया? वो हीट कहाँ गई? ये पूछ रहा हूँ मैं, वो हीट कहाँ गई? बताइए। Sir, that heat was used to convert the ice into water. It was used to overcome the intermolecular force of attraction. हाँ, ये लाइन याद रखना, ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये काम आएगा आपको। और ये हिडन हीट इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हीट हमने दी ना, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स को डिसोसिएट करने में लग गई, डिसोसिएट करने में लग गई। वो अलग अलग हो रहे हैं ना, उसमें हीट लग रही है, उसमें एनर्जी लग रही है बेसिकली। तो वो जो एनर्जी जो हिडन है, उनके बीच में छुपी हुई है, उसको हम कह रहे हैं लेटेंट, मतलब छुपी हुई हीट, छुपी हुई हीट। सेम ऐसे ही ये जो पानी है, ये 1 2 3 4 पे है, ये हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। जब 27 डिग्री सेल्सियस को हो गया, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया। मतलब क्या हुआ? ये रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए मैंने यहाँ बर्नर लगाया और इसको हीट करना चालू कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ कि 27 डिग्री सेल्सियस के 27 डिग्री सेल्सियस पे ही काफ़ी देर तक रहा। जब इसमें वेपर्स बनना शुरू हुए, यानी बबल्स बनना शुरू हुए और इसके ऊपर ऐसे फ्यूम्स दिखे, तब जाके इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ। और तब तक वो जो हीट दे रहा था मैं, वो हीट कहाँ जा रही है? वो हीट कहाँ जा रही है बताइए। दो कंडीशन में, ये तो पहली हीट आपने बताई कि यहाँ से आइस से आपने पानी में कन्वर्ट किया तो लेटेंट हीट छुपी हुई थी। सेम ऐसे ही पानी को जब मैं वेपर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ भी हीट छुपी हुई है, तो दो कंडीशन में हीट छुपी हुई है यहाँ पर। एक तो आपने सॉलिड से लिक्विड किया तो, और एक लिक्विड से गैस किया तो। सॉलिड से लिक्विड किया तो और लिक्विड से गैस किया तो, दोनों केस में छुपी हुई है ना हीट। और इसी हीट को हम कह रहे हैं लेटेंट हीट।
और लेटेंट हीट जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो उसको हम कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और जब लिक्विड से गैस हो रहा है तो इसको हम कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वो हीट मैं इतना ही जोड़ क्यों दे रहा हूँ लेटेंट वाले वर्ड पे? Yes, sir. आपको ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, अब इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ये सभी को क्लियर है, हृदय, सात्विक और अर्णव, तीनों को? Yes, sir. ओके, अब इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं जरा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, जो एनसीईआरटी कह रही है और आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? इसका इसका तो मतलब हो गया हिडन, लेटेंट का मतलब हो गया हिडन, और हिडन। सर मैं बता सकता हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ बताइए बताइए। So latent heat of fusion is the heat required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure of 1 atm. बहुत बढ़िया। ये 1 kg वाली लाइन ना, Melting point. बोलो बोलो। Sir, at atmospheric pressure of 1 atm and at its melting point also. हाँ, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी आप दोनों ने मिलके बताई है, अकेले नहीं बताई सही किसी ने। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा ये बताओ, मैं नोट्स लिख रहा हूँ, ये तो आप लिखते हो नोट्स इसको? Yes, sir. सर मैंने फिजिक्स वगैरह के लिखे हैं, और सर इसके मैं पूरे नहीं लिख रहा सर, क्योंकि मैंने सारा पहले से ही लिख रखा है। हाँ पहले से लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप अपने हैंड रिटन लिखते हैं ना तो वो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि सर वो मैं कभी भी इंपॉर्टेंट चेंज वर्ड्स ऐड आएगा। कर रहा हूँ, जो भी हाँ आप सर एक्स्ट्रा बोल रहे हो तो मैं उसके वो उससे हाँ, ऐड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg solid to liquid state at its melting point, at its melting point, at its melting point at atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो स्टैंडर्ड है 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm स्टैंडर्ड है, इसलिए लिखे ना लिखें उसकी बात एक ही बात होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, कई बुक में कम लिख रखा है, कई बुक में ज़्यादा लिख रखा है, बट हमें ये याद करना है, मुझे ये पता है। मैं यहाँ पर अगर देखूंगा तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि आपने 1 kg सॉलिड टू लिक्विड लिखा है या नहीं लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट लिखा है या नहीं लिखा है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है या नहीं लिखा है। अगर ये तीनों चीज़ नहीं लिखी है आपने, फिर लिखा कुछ नहीं है। इन तीनों में से 2 भी लिखा है तो भी कम है आपका, है ना। अभी हम देख रहे हैं कि जिन बच्चों के 40 आ रहे हैं, 40 में से 40 आ रहे हैं, उनको 4-5 टीचर ऐसे उनकी कॉपियों को पकड़ रहे हैं कि सर बायो का मैं चेक करूंगा, केमिस्ट्री का मैं चेक करूंगा, फिजिक्स वाला पार्ट मैं देखूंगा, और फिर उनके 1-2 नंबर कम हो जा रहे हैं, 38 आ जा रहे हैं, 39 आ जा रहे हैं, बट 40 आउट ऑफ 40 नहीं आ रहे टर्म 2 के हिसाब से, 40 आउट ऑफ 40 नहीं आ रहे। तो मैं ऐसे चाहता हूँ कि हम थोड़ा स्लो पढ़ें, बट हम जान के पढ़ें कि वो गलती ना हो किसी के साथ ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो सेम ही आएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में भी सेम ही आएगा, है ना। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, amount of heat required to change 1 kg liquid to its gaseous state
at 1 गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट में आप एट बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं. गैसियस स्टेट्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको हम कहेंगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको हम कहेंगे जाकर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ओके, ऑल क्लियर? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 1 kg की जगह 1 लीटर लिख देते हैं, 1 kg की जगह 1 लीटर लिख देते हैं. ठीक है, और फिर ये गैसेस स्टेट तो इजी है. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट. 1 kg की जगह वो कहते हैं लिक्विड को kg में क्या नापना. सर बट लीटर वॉल्यूम की वो होती है, और सर वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना, यस टेम्परेचर के सर. बेस पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है, इसलिए kg लिया जाता है, इसलिए kg लिया जाता है. स्टैंडर्ड जो है ना उसको हम kg में एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो डू यू गेट द आइडिया ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? ये क्लियर होना चाहिए. कई सारे क्वेश्चंस, कोई ऐसा पेपर शायद ही होगा जिसके अंदर ये नहीं आता, जिसके अंदर ये नहीं आता. ठीक है, जब अब आप देखो इसके अंदर 2 वर्ड लिखे हुए हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? Sir, melting point is the temperature at which a solid gets converted to liquid at atmospheric pressure, and boiling point is the temperature at which liquid gets converted to its gaseous state at atmospheric pressure. The temperature at which solid starts to melt. Solid starts to melt, ये starts वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. Solid starts to melt, जिस पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होगा तब कहेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट, तब कहेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम Yes. हमेशा मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहेंगे. मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है ये एग्जाम में 1-1 नंबर का आ जाता है. और फिर मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच आपने कहा ना सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट, सॉलिड टू लिक्विड कहा, सॉलिड स्टार्ट्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, स्टार्ट्स टू मेल्ट, स्टार्ट्स टू मेल्ट एट अ सर्टेन टेम्परेचर. सर्टेन क्यों लिख रहा हूँ, सर्टेन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हर सॉलिड का अलग अलग होगा ना. सर्टेन टेम्परेचर, certain temperature is called its melting point, is called its melting point. सर एक चीज में डाउट है सर, जो सॉलिड सब्लिमेट करते हैं जैसे कि कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, सर उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर से क्या बोलेंगे उनका वेपर में चेंज होने का एक वोलेटाइल टेम्परेचर होता है. वो वर्ड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. कि जैसे हमने नेपथलीन की बॉल रखी है, ठीक है, बॉल रखने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलने के बाद उसको हम कहते हैं, कुछ टेम्परेचर का नेम है मुझे याद नहीं आ रहा. ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर मिलने के बाद वो सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट होने लग जाएगा. हर टेम्परेचर पे नहीं होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, कुछ तो टेम्परेचर चाहिए उसे, एयर चाहिए, कंडीशन चाहिए, तभी तो होगा. यस. हाँ, ऑप्टिमल टेम्परेचर कहते हैं उसे. जैसे हम बैठे हैं यहाँ पर, हमें गर्मी लग रही है, लेकिन हम कुछ गर्मी तक तो हम झेल जाएंगे, झेल जाएंगे, झेल जाएंगे. एक ऐसा थ्रेशोल्ड टेम्परेचर होगा, ऑप्टिमल टेम्परेचर तो बता दिया, थ्रेशोल्ड टेम्परेचर होगा कि उसके बाद हमें दिक्कत वाकई में महसूस होने लग जाएगी. हम कहेंगे कि एसी चलाओ या बड़ी दिक्कत हो रही है, गर्मी हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है ना, ऐसा कुछ होने लग जाएगा. फिर हमारे एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट लेवल, एक है ऑप्टिमल टेम्परेचर. मेल्टिंग पॉइंट के साथ फिर बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही होगा.
बॉइलिंग पॉइंट में भी आप यही सेम लाइन लिखोगे, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल, लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड starts to boil at certain temperature is called melting boiling point. बॉइलिंग पॉइंट। ओके, देन एक और पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? The temperature at which liquid starts to freeze or solidify. हाँ, फ्रीज और सॉलिडिफाई, लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज और सॉलिडिफाई। तो जब स्टार्ट्स होगा तब हम कहेंगे उसको द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज। liquid starts to freeze at certain temperature is called freezing point. freezing point, ये क्लियर हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट इसे कह रहे हैं हम, क्या है ये? तो ये तीन चीज़ें अभी हमने बताई और ये अब आपको आ गई होंगी। ये अब आपको आ गई होंगी। इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद है ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश हो गया, लास्ट टॉपिक है ये केल्विन और सेल्सियस स्केल और फिर इवेपोरेशन, फिर ख़त्म हो जाएगा। केल्विन और सेल्सियस स्केल का रिलेशन क्या है? केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, सर दोनों ही टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज करे जाते हैं। हाँ, केल्विन एंड आंसर सेल्सियस उनके स्केल। अंदर 273 डिग्री का डिफरेंस होता है, केल्विन 273 डिग्री ज़्यादा होता है। यस सर, केल्विन 270 डिग्री ज़्यादा होता है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, तो सर वहाँ 0 पर डिग्री सेल्सियस, 243 डिग्री, तो यहाँ पर 273 केल्विन होगा। यस 273 केल्विन होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप केल्विन में चेंज करना चाहते हैं, केल्विन में चेंज करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो आप क्या करोगे? 273 प्लस सेल्सियस करोगे, 273 प्लस सेल्सियस करोगे, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा 273 प्लस सेल्सियस। 273 प्लस सेल्सियस करोगे तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। केल्विन से चेंज कर रहे हैं हम सेल्सियस स्केल में, तो हमें 273 ऐड करना है, 273 ऐड करना है ना। अब मैंने कहा 573 केल्विन टू सेल्सियस में चेंज करो। पहली चीज़ मैंने दे दी, 573 केल्विन टू सेल्सियस में चेंज करो। तो कैसे करेंगे? 573 केल्विन टू सेल्सियस में चेंज कैसे करेंगे? फर्स्ट तो मैंने लिखा है कि 573 केल्विन है, तो केल्विन की जगह मैं लिख दूंगा 573 इज इक्वल टू 273 प्लस सी, ठीक है। फिर सी यहीं रहने दूंगा, ये हो जाएगा 573 माइनस 273, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 300 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू सी। तो इजी है, बहुत आसान है, Yes, sir. बहुत आसान है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं तो मैंने आपको दे दिया यहाँ पर एक और क्वेश्चन, 27 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, तो आप कैसे करोगे? 27 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कैसे सॉल्व करोगे? तो मैं बाय फॉर्मूला आप क्या करोगे? केल्विन निकालने के लिए आप करोगे 273 प्लस 27, तो ये आ जाएगा आपका 300 केल्विन। अब लास्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर? व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर किसे लूँ? सेल्सियस स्केल को लूँ या केल्विन को लूँ? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर किसे लूँ? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर किसे लूँ? केल्विन को लूँ या सेल्सियस को लूँ? इज इट केल्विन स्केल और
सेल्सियस स्केल? बताइए, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल। Standard unit of temperature is Kelvin. स्टैंडर्ड यूनिट में हम केल्विन को लेते हैं, सेल्सियस स्केल को नहीं लेते स्टैंडर्ड यूनिट के लिए। ये हमें ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर तो पूछा नहीं जाएगा, बट कई बार स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करके दिखाओ, बस आपको सेल्सियस में दे दिया होगा और आपसे कहेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करके दिखाओ, तो स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब ही है कि आपको केल्विन में चेंज करके रखना है। ठीक है, केल्विन में चेंज करके रखना है, ऐसे करके हो सकता है। फिर एक और है, इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है एवोपरेशन। लास्ट टॉपिक आता है एवोपरेशन। सभी को पता है एवोपरेशन क्या होता है? सभी को पता होगा, ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है। Yes, sir. एवोपरेशन, Pure evaporation is the conversion of liquid to its gaseous form at any temperature below its boiling point. बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एवोपरेशन। सर इसके अंदर एक और पॉइंट आएगा कि सर इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन, इस पार्टिकल्स इज ओनली प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ लिक्विड विल इवेपोरेट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है ना ये इवेपोरेशन। और सर एक और पॉइंट भी आ सकता है सर, पार्टिकल्स अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट टू अंडरगो इवेपोरेशन। हाँ, इसको इसको एक बार देख लेते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। इवेपोरेशन, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्टेड टू गैसेस, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्टेड टू गैसेस। ये सब बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आप भी लिखें, और नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा, आप कल को पेपर है आपका, तो आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते एक दिन में, और फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। इसलिए नोट्स लिखे जाते हैं, लिखवाए जाते हैं। गैसेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, below its boiling point, below its boiling point is called evaporation. Below its boiling point, ये जो वर्ड है ना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्या है कि किसी भी टेम्परेचर पे इवोपोरेशन हो सकता है। किसी भी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर का मतलब ये है कि वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इवोपोरेशन के लिए कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं चाहिए। स्लो हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उसके हम फैक्टर्स की बात करेंगे, बट किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार आएगा कि भाई केतली में चाय पानी रखा और चाय बनी नहीं, और शाम तक देखा या फिर कल सुबह देखा कि पानी कम हो गया थोड़ा सा, तो वो पानी गया कहाँ? तो बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, गिर गया होगा, केतली में छेद होगा या कुछ होगा, लेकिन वो पानी गया कहाँ? पानी गया कहाँ? सरफेस फिनोमेना इवोपोरेशन के कारण से वो इवोपोरेट हो गया, दिखा भी नहीं किसी को, है ना। अब हम पढ़ते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लिख रहे हैं, जिसके कारण से हम इवोपोरेशन को समझ पाते हैं, सबसे पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, देखिए मैंने कपड़े धोया, कपड़े धोने के बाद अब मैंने अपनी रस्सी पे उसे एक जगह इकट्ठा रख दिया, एक जगह इकट्ठा रख दिया, ठीक है, उसको फैलाया नहीं, एक जगह इकट्ठा रख दिया। और दूसरे साइड में किसी ने सेम कपड़े धोए और उसको उसने फैला कर रख दिया। फैलाया मतलब उसको ओपन कर दिया, पूरे आर्म से उसको ओपन करके कपड़े को टांग दिया उसके चिमटी की सहायता से। ओके, तो ये बताओ कि इवोपरेशन किस में फास्ट होगा? जिसने इकट्ठा करके रखा है उसमें, जो मैं था, और जो दूसरा व्यक्ति जिसने इकट्ठा नहीं करके ओपन करके रखा है, फैला के रखा है, उसमें। फिर आकर रखता है जिसने फैला के रखा है उसमें रहेगा। बहुत सिंपल है ना। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ इवोपरेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इंक्रीज? रीजन अगर पूछा तो क्यों हो जाएगा इंक्रीज? क्यों हो जाएगा इंक्रीज? because evaporation increases with increase in surface area. ये तो फैक्टर
से अकॉर्डिंग लिख दिया, लेकिन होगा क्यों, लॉजिक क्या है, क्यों होगा, लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? सरफेस फिनोमेना, तो फिर सर जितनी बड़ी सरफेस होगी उतना ज्यादा एक टेम्पर इवेपोरेट कर रहा हाँ होगा। हाँ, आप लिखोगे जितनी ज़्यादा सरफेस इन कांटेक्ट आएगी विथ एयर और टेम्परेचर और जो भी है, तो सरफेस के कांटेक्ट में, मतलब सरफेस जितनी ज़्यादा कांटेक्ट में आएगी उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, इसका रीज़न ये है। ठीक है, सेकंड में लिखते हैं सरफेस एरिया के बाद विंड स्पीड। विंड स्पीड, मैं सेम कपड़े सुखा रहा हूँ, एक हवा नहीं चल रही थी तब, और एक विंडी एरिया में पहाड़ पे हूँ और वही सेम कपड़े सुखा रहा हूँ, तो इवापोरेशन के रेट में क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ेगी, विंड स्पीड अगर मैं बढ़ाऊँ, मैं अगर उस एरिया में हूँ जहाँ पे विंड स्पीड अधिक है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। एंड थर्ड थिंग इज दैट, थर्ड थिंग, टेम्परेचर। एक एक ठंडा समय है जब मैं कपड़े सुखा रहा हूँ, और एक गर्म समय है, हॉट वेदर है जब कपड़े सुखा रहा हूँ, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाऊंगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इवोपरेशन का रेट अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा, इवोपरेशन का रेट अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, हम कह रहे हैं कि किसी भी टेम्परेचर पे इवोपरेशन होता है, बट टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इवोपरेशन का रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे एनवायरनमेंट से और वो मूव कर जाएंगे बाहर, मूव कर जाएंगे बाहर। ठीक है, फोर्थ और लास्ट पॉइंट है, फोर्थ और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, वो है आपका ह्यूमिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी होती क्या है? ह्यूमिडिटी को मॉइस्चर भी कहते हैं कई बार, मॉइस्चर भी कहते हैं। क्या होता है ह्यूमिडिटी? सर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन दी एयर। हाँ, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर। यस सर। हाँ, पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर के साथ ही तो होगा ना, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी amount of water vapor present in particular volume of air। क्योंकि ऐसे तो वाटर वेपर कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, लेकिन हम वॉल्यूम लेंगे तब हम एक्चुअल स्टैंडर्ड में कर पाएंगे कि कितना पानी है ना। तो इस केस में क्या, इस केस में क्या लिखूंगा मैं कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है, अगर बढ़ती है मतलब पानी की मात्रा एयर में बढ़ जाएगी, तो इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली घट जाएगा। क्यों घट जाएगा बताओ, क्यों घट जाएगा? क्यों घट जाएगा? क्योंकि जो पानी कपड़े से निकल के या किसी चीज़ से निकल के एनवायरनमेंट में जा रहा है, उसमें ऑलरेडी वेपर्स ज़्यादा मजबूत होंगे, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वेपर्स यानी वाटर वेपर्स की मात्रा ज़्यादा होगी, तो फिर वो पानी जल्दी से निकल के इन कांटेक्ट एयर में नहीं जाएगा। अगर कम होंगे तो फिर वो जल्दी जल्दी निकलेगा, है ना। इसलिए तो ये चार में से तीन जो है वो इंक्रीज़ करने पे आपका जो है वो इंक्रीज़ होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करोगे एवोपरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, आप विंड स्पीड करोगे एवोपरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एवोपरेशन ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे एवोपरेशन घट जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, बस ये आखिरी फैक्टर है जिसके कारण से ये होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपका पूरा चैप्टर जो है इसमें ख़त्म कर दिया। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इवेपोरेशन के फैक्टर्स बताओ, 4 फैक्टर्स, और फिर वो किस तरीके से इवेपोरेशन को लीड करते हैं, चेंज करते हैं, किस तरीके से चेंज करते हैं। और कई बार ये इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आगे पीछे करके, बट उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये 4 ही होता है, बेसिकली 4 ही होता है, ये 4 ही होता है। और एक लास्ट है, ये आप खुद भी बता रहे थे और मैं लिख रहा हूँ कि ये लास्ट में क्या है, ये आप खुद भी बता रहे थे, ये है आपका वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में अंतर क्या है। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में अंतर क्या है? वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में अंतर क्या है बताओ।
So vaporization is the conversion of liquid to gas at any temperature, whereas evaporation is only uh, at any temperature that is below boiling. लिक्विड कन्वर्टेड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, पहला पॉइंट है लिक्विड कन्वर्टेड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना, लिक्विड कन्वर्ट टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बट इवोपरेशन क्या है, इवोपरेशन क्या है, इवोपरेशन ये है लिक्विड कन्वर्टेड टू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कन्वर्ट टू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहली बात तो ये हो गई, इसका ये डेफिनेशन ही हो गया। दूसरी चीज बताऊं, दूसरी चीज है ये है बल्क फिनोमिना। व्हाट डू मीन बाय बल्क फिनोमिना? कि पूरा वॉल्यूम कर रहा होता है सर, से सरफेस नहीं कर रहा होता। बल्क फिनोमिना ये है कि आपने एक बाउल में अगर आप गर्म कर रहे हैं तो इसमें नीचे वाला मॉलिक्यूल भी बाहर निकल सकता है हीट करते वक्त। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस वाला मॉलिक्यूल ही काम करेगा, नीचे वाला मॉलिक्यूल भी बाहर एनर्जी गेन करके उस बाउल से बाहर आ सकता है, उस बर्तन से बाहर आ सकता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना। ओके, थर्ड थिंग क्या लिखेंगे, थर्ड थिंग है मोर हीट एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो एक पहले ही बोल दिया मैंने। इसके बाद है इट इज़ फास्ट और रैपिड प्रोसेस, फास्ट और रैपिड प्रोसेस। वेपोराइजेशन क्या है, फास्ट और रैपिड प्रोसेस। कई बार कपड़े गीले रहते हैं और हमें शादी पार्टी में जाना होता है तो हम फंस जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उसे वॉशिंग मशीन से ड्रायर से यूज़ करते हैं कि ड्रायर हो जाए, ड्रायर से हो जाए, और उसके बाद फिर आयरन कर लेते हैं, आयरन कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस हो सकता है यहाँ पर आपको फ्यू मिनट्स में काम हो जाए, फ्यू मिनट्स में काम हो जाए, इतना फास्ट हो, और यहाँ पर आपको आवर्स लग जाए, तब भी वो हो ना पाए, तब भी वो हो ना पाए, है ना। तो ये इवोपरेशन और इसका मैंने डेफिनेशन आपको यहाँ बता दिया, डिफरेंस भी लिखवा दिया, और अब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, अब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अभी हमने जो पढ़ा है ना, ये पूरा चैप्टर का यहाँ पर नोट्स की फॉर्म में कर लिया, लेकिन नोट्स इज़ नॉट इनफ, नोट्स इनफ नहीं है अगर हम एनसीईआरटी को रीड नहीं कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी को फिर भी हमें रीड करना है किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैटर किसे कहते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स के, बेसिकली 3 हैं एनसीईआरटी में, बट इसकी घुमा फिरा के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती हैं। उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैसेस में चेंज किया, 7 डिफरेंट प्रॉपर्टी के बेस पे सॉलिड लिक्विड गैसेस में क्या क्या चेंज होता है, और ये जो भी प्रॉपर्टी है ना, 7 डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम बता रहे हैं ये सारी चीज़ें। कंप्रेसिबिलिटी, काइनेटिक, डेंसिटी, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस और शेप एंड मॉलिक्यूल। इसके बाद हमने कहा कि क्या कोई मैटर चेंज कर सकता है अपने स्टेट को, क्या कोई मैटर चेंज कर सकता है अपने स्टेट को, तो आपने कहा सर यस चेंज कर सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, हीट जैसे जैसे हम करेंगे सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस होगा, और फिर सॉलिड गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड होगा। इसके बाद हमने पढ़ा ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में ये किस तरीके से इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं इसके बारे में बता रहा है, इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, और इस जब बता रहा है तो हमें ये इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है कि ये जो चेंज हो रहे हैं इनका नाम हमें पता होना चाहिए। पहला ये फ्यूज़न का नाम पता होना चाहिए, दूसरा ये सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डेपोजिशन। हालांकि हम सब्लिमेशन पे ध्यान देते हैं, बट अब मैं देखूंगा एक बार और कि डेपोजिशन दे रखा है तो डेपोजिशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद है
ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर सैंड कैम्फर और सॉल्ट के मिक्सचर को हम कैसे चेंज करेंगे अलग अलग, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसको हम कैसे चेंज करेंगे अलग अलग, तो हीट करेंगे फिर अलग करेंगे उसे। फिर यहाँ पे हाउ कैन यू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस, एटमॉस्फेरिक गैस को कैसे आप लिक्विफाई कर सकते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैसेस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन चेंज हो जाता है जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कैल्विन एंड सेल्सियस स्केल, इवेपोरेशन के ये 4 फैक्टर्स, और इवेपोरेशन के बाद वेपराइजेशन और इवेपोरेशन। तो आज हमने बहुत सारी पढ़ाई करी है, हाँ करिए बहुत सारी पढ़ाई। Yes, sir. Yes, sir. सर इतनी